नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम आ रहे हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो है HP अलाइड एज 50 डे चैलेंज। कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से हम इस सीरीज़ को रोकना पड़ा था, जैसे कि हम बुक्स को अपडेट कर रहे थे, आपका स्टडी मटीरियल दोबारा से रिफर्बिश कर रहे थे, थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे पे काम कर रहे थे, इंटरव्यू प्रोग्राम्स पे काम कर रहे थे। इन सब कमिटमेंट्स के बाद हम दोबारा से आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं। इसकी पहली वीडियो जो कि फेब का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स था वो अपलोड कर दी है देश दीपक सर ने। तो अब रेगुलर ये वीडियोस रहेगी। बाय एनी मीन्स अगर एक आधा दिन हम वीडियोस नहीं अपलोड कर पाए तो उसकी हम प्रायर कमिटमेंट करते हैं, पहले ही आपको बता देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी चैनल्स पे। तहे दिल से आपसे माफ़ी कि हमको बीच में सीरीज को अब्रप्टली एंड करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो कि एक गवर्नमेंट और कमीशन है, ये 40 पोस्टों की सौगात दी है हमें, जिससे कि एलाइड में 60+ पोस्ट हो गई है, जिसमें कि आप देखोगे 35 ETI की पोस्ट ऐड हुई है और 5 इंस्पेक्टर ऑडिट की पोस्ट ऐड हुई है। तो इसके लिए जोगटा एकेडमी ने HP अलाइड और NT का एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू किया है, जो कि आपका BCS में इवनिंग स्लॉट और संजौली में मॉर्निंग स्लॉट में शुरू है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने BCS में HAS का एक ऑफिशियल बैच भी शुरू किया है, अप एंड रनिंग है, अभी डेमोज इसके चल रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8628864475 पे। ये कुछ फीचर्स है हमारे बैच के, ठीक है जी। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर जो स्टडी मटेरियल है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, जिसमें हम इतना अपने को इन्वॉल्व कर दिया था, तैयार कर दिया था, तो अब हमें कॉल कर सकते हैं और अपने डेमोज को अवेल कर सकते हैं। 5 डेज के फ्री डेमोज रहेंगे और एक फिजिबल फी स्ट्रक्चर में आपको ये तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्य समाज मूवमेंट। अब जो आर्य समाज मूवमेंट है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में शुरू किया था। और अगर आप देखोगे, इनको जाना जाता है वेदास को प्रमोट करने के लिए। गो बैक टू वेदास एक फेमस नारा भी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ये एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने कभी भी वेस्टर्नाइजेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, संस्कृत को ही इन्होंने ज्यादा प्रमोट किया। तो उसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया था, जहां पे भी हिंदूज थे जो कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में, उनका रिकन्वर्जन के लिए इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट शुरू की थी 1877 में। इसके अतिरिक्त 2 विडो मैरिजेस है, जो विमेन एजुकेशन है, उसको भी ये प्रमोट करते थे। तो विमेंस के राइट के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विमेंस के राइट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया विमेंस के राइट्स को, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो विडो मैरिजेज है। इवन ये कास्ट सिस्टम को मानते थे, बट वो बाय मेरिट होता था, बाय बर्थ नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचा आपका 11 प्रिंसिपल्स। ये जो 11 प्रिंसिपल्स है, दीज वर एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी जी। अगर आप गांधी जी के 11 प्रिंसिपल्स को देखेंगे, जैसे अहिंसा हो गया, ठीक है, सत्य हो गया, ट्रूथ हो गया, ठीक है जी, स्वदेशी हो गया, तो उसमें से कुछ ये 11 प्रिंसिपल्स थे और ये रिलेटेड है आपके महात्मा गांधी जी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर 4th 11 प्रिंसिपल्स। तो यहां पर इस स्लाइड में दिया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपारग्रह, ठीक है। इस तरीके से ये जो 11 प्रिंसिपल्स है गांधी जी से रिलेटेड है। और थोड़ा आर्य समाज के बारे में यहाँ पे मेंशन है, उनका क्या क्या रोल था और क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट काम था और क्या क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो फर्दर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं द वर्नैकुलर प्रेस 1878 was passed during the viceroyalty of which viceroy। तो किस वाइसरॉय ने 1878 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया था? यह है हमारे लॉर्ड लिटन, जिसे मोस्ट रिप्रेसिव वाइसरॉय भी कहा जाता है इंडिया का। अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म इंडिया में फैल रहा था। इस पॉलिटिकल नेशनलिज्म के साथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी जबरन
फैल रहा था, तो इसको कर्ब करने के लिए लॉर्ड लिटन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, जिसमें टारगेट किया गया सिर्फ और सिर्फ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को, के न्यूज़पेपर्स को और मैगजीन्स को, जर्नल्स को, और कहा गया कि आप लोगों को अगर काम करना है तो आप लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक बॉन्ड करना पड़ेगा, और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी लिखोगे तो आपकी जो टोकन मनी है अराउंड 25,000 उसको भी कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, आपकी मशीन को भी कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, साथ में जो एडिटर्स थे उनको जेल हो जाती थी। इस कंटेक्स्ट में, है ना, प्रेस पे लगाम लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था लिटन द्वारा। तो ये फेमस क्यों है? क्योंकि हमारी अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नैकुलर लैंग्वेज थी बंगाली में, उसको रातों रात ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। अगर आप लोगों को पता है कमेंट कीजिए, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, जो न्यूज़पेपर है, ये किसके द्वारा लिखा जाता था या इसके एडिटर कौन थे? ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है 3, लिटन। ठीक है, यहां पर हमारा लिटन के बारे में टाइमलाइन दी है, इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे रिप्रेसिव काम किए, जैसे इन्होंने सॉल्ट पे ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, इसके साथ इन्होंने फ्री ट्रेड लाया 1877 में, जब इंडिया फेमीन के गिरफ्त में था, पूरा का पूरा फ्री ट्रेड कर दिया। इसके साथ साथ ये आर्म्स एक्ट लेके आए, जिसमें कि हर इंडियन को बिना लाइसेंस के अगर आप वेपन्स को कैरी करोगे, आर्म्स को कैरी करोगे, तो आपको जेल हो जाती थी। तो ही वॉज वेरी ऐसे ऑप्रेसिव एंड रिप्रेसिव मेजर्स लेके आए। फेमीन के टाइम इन्होंने फ्री ट्रेड किया था, सॉल्ट पे ड्यूटीज वगैरह लगा दी थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम थे, और यहाँ पे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को एक्सप्लेन किया है, आप स्लाइड को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड? तो जो यूनिवर्सिटीज एक्ट था, अगेन अ वेरी रिप्रेसिव वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, फेमस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये 1904 में आया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर आप देखेंगे, 1861 की वजह से जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया, और आस्ते आस्ते आप देखोगे जो हमारी प्रोविंसेस थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने मेयर्स और प्रधान बिठाने शुरू कर दिए। इससे क्या कंटेक्स्ट हुआ कि जो विलेज का सिस्टम था, जो विलेज सिस्टम था, जो इंटीरियर में जो कम्युनिटी थी वो स्ट्रांग होती रही, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बनने शुरू हुए, और उसका जो कंट्रोल होल्ड था, वो कंप्लीट होल्ड था, वो किसके ऊपर था? वो सारा का सारा इंडियंस के ऊपर था। तो आस्ते आस्ते छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुई। ठीक है, एंड इन लोगों ने फिर वही टीच और प्रीच करना शुरू किया जो एंटी ब्रिटिश था और इंडियन के कंटेक्स्ट में बेनिफिशियल था। तो आस्ते आस्ते जब कर्जन को समझ आया कि क्यों कांग्रेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्यों जो नेशनल मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा साउंड पिच पे जा रही है, तो वहां पर उन्होंने देखा कि बेसिकली इस नेशनल मूवमेंट के 4 कारण थे। जो पहला कारण था वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो दूसरा कारण था वो था आपका प्रेस, तीसरा कारण था वो था आपका एजुकेशन सिस्टम, और जो चौथा कारण था वो माना गया था बंगाल, जो कि इस नेशनल मूवमेंट का हब था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर को स्टॉप करने के लिए उन्होंने कलकत्ता एक्ट लेके आगे, जिससे उन्होंने सारी पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ले ली, डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन कर दी। साथ में जो प्रेस था, तो प्रेस को उन्होंने पूरा का पूरा गैग कर दिया था, प्रेस की पावर्स को खत्म कर दिया था। और एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लेके आए थे द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिसमें यूनिवर्सिटीज को वाइस रॉयज और गवर्नर्स के अंदर डाल दिया था। अब वही पढ़ाया जाएगा जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे। तो ये ऑब्वियस था कि जो भी एंटी ब्रिटिश टीचिंग्स और प्रीचिंग्स वहां पे कर रहे थे उसको कर्ब कर दिया गया, उसको स्टॉप कर दिया गया, और लास्ट में फाइनली इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कर दिया किचनर और रिस्ले के साथ मिलके। तो ये थे हमारे कर्जन वाइस रॉय जिनके ये काम थे। इनके बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है जो जो इन्होंने काम किया है। ठीक है, जो भी इनके रिफॉर्म्स थे, जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह थे। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो आजकल ये बहुत चल रहा है, किताबों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे अनहैप्पी इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अनहैप्पी इंडिया लिखी है आपकी लाला लाजपत राय ने। ठीक है जी, तो वन ऑफ द ट्रायोस बाल, पाल एंड लाल में से लाला लाजपत राय ने ये अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी है। बाकी आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी, सत्य प्रकाश, दयानंद सरस्वती और गोधन आपका प्रेमचंद। तो ये बुक्स की जो कंफ्यूजन है इसको सॉल्व करने के लिए
मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेबल बनाया है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है, फ्रीडम फाइटर्स है, इवन जो भी लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को यहाँ पर लिखा है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी, दयानंद सरस्वती, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है जी। जैसे अगर आप देखेंगे एम.एन. रॉय यहाँ पर है, सरोजनी नायडू जी है, एनी बेसेंट है और महात्मा गांधी है। अगर आप देखेंगे एचएएस में हमारा ऋग्वेदादि भाषा भूमिका बुक पूछी है पिछले साल के एचएएस के प्रीलिम्स में। तो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स पे डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जो लीडर्स है, जो पर्सनालिटीज है, उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे दिए हैं। जो बाकी बचे हैं उनके वर्क्स हम नेक्स्ट ट्यूसडे को उनको हम कवर जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। Who has contested the theory of drain of wealth? अगेन ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है इसको प्रोपाउंड किया है था दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, अगर आप देखेंगे दादा भाई नारोजी ने इसको प्रोपाउंड किया था 1901 में, उनकी बुक भी पब्लिश हो गई थी 1867 में। ये पूरा का पूरा जो उन्होंने अपने 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे, वहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का उनको पता लगा था। आर.सी. दत्त ने इसको सपोर्ट किया था अपनी इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक में 1901 में। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, इतनी तरह एक्टिव नहीं थे, हालांकि बाद में जाके उस थ्योरी को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो बचे सिर्फ एक, यहां पर आप देखेंगे मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है जी, मॉरिस डी मॉरिस। तो उन्होंने इसको कंटेस्ट किया था और उन्हें एक थ्योरी दी थी, जेसेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं कर रहा, इंग्लैंड बेसिकली नाइट वॉचमैन बना है इंडियन इकोनॉमी का। क्या बना है? नाइट वॉचमैन बना है इंडियन इकोनॉमी का। तो ये इनके अगेंस्ट थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का राइट आंसर है मॉरिस डी मॉरिस। यहाँ पे दादा भाई नारोजी के बारे में पूरा का पूरा लिखा है। और यहाँ पर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, जैसे जेसेशन थ्योरी, मॉरिस डी मॉरिस ने बोला कि ब्रिटिश एज द नाइट वॉचमैन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अपोज्ड दादा भाई नारोजी। उसके बाद जॉन सुलेवन, ठीक है, कमेटी के मेंबर थे, ये दोनों अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा था कि इंडिया से हम लोग सारा का सारा वेल्थ निकालते हैं गंगा से और उसको सीधा का सीधा कहां पर स्क्वीज कर देते हैं हमारे ऑन द बैंक्स ऑफ थैम्स रिवर। फिर आपके मॉन्टगोमेरी मार्टिन है, इनकी बुक है ईस्टर्न इंडिया, उन्होंने भी यहां पर आपको देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने इंडिया से वेल्थ इकट्ठा की है और हमने सारी ब्रिटेन में लिया है और इससे ब्रिटेन का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो ये तीनों के तीनों जो 1848 की कमीशन थी, कमेटी थी इकोनॉमिक्स की, उसके मेंबर्स थे। तो आपस में इनकी डिबेट चली थी, तो उस कंटेक्स्ट से अलाइड में ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। उसके बाद जस्टिस एम.डी. रानाडे 1872 में पुणे में लेक्चर देते हैं और बोलते हैं कि 1/3 ड्रेन हो रहा है। और उसके बाद देखोगे जो लॉरेंस रोसिंगर थे, ये बोलते हैं कि 135 मिलियन एनुअली ड्रेन होता है। विलियम डिग्बी एस्टिमेट करते हैं। फिर आपके दादा भाई नारोजी एस्टिमेट करते हैं। आर.सी. दत्त के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है। और लास्ट में आप देखेंगे जो दादा भाई नारोजी थे, इन्होंने 3 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे की है। तो जो पहली बार थी वो थी 1886 में और 1886 के बाद था आपका 1896। और इस 1896 में इन्होंने कांग्रेस में जो कलकत्ता सेशन में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को ऑफिशियली अनाउंस और प्रोक्लेम भी कर दिया था। और लास्ट इनका जो सेशन था वो था 1906 का, जिसमें हम लोगों ने, आप देखोगे, स्वराज को भी अडॉप्ट किया था। तो ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट इनके बारे में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हु हैड नॉट जॉइंड द गांधीयन मूवमेंट? तो इसमें से गांधीयन मूवमेंट को किसने ज्वाइन नहीं किया था? तो इसमें आप देखेंगे जो आंसर है दैट इज योर पुतलीबाई। तो पुतलीबाई यहां पर करेक्ट आंसर है। इन्होंने, ये ऐसे वुमेन थे जिन्होंने गांधी जी की मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। अब ये एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, यहां पर अराउंड 13 इंपॉर्टेंट वुमेन्स है और उनका कंटेक्स्ट है कि किस तरीके से उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हमारे को हेल्प किया है, हमारे को कंट्रीब्यूट किया है। और कहीं ना कहीं ये 13 वुमेन आप देखोगे महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई थी। जैसे कस्तूरबा गांधी, ये गांधी जी के वाइफ थे, तो फिनिक्स सेटलमेंट डरबन और खादी को प्रमोट करते थे, अनटचेबिलिटी को इन्होंने
खत्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की। फिर एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको गांधी जी के साथ अरेस्ट किया गया था। फिर आपके मेडेलिन स्लेड, इनको मीराबेन का टाइटल दिया था गांधी ने, क्योंकि उनको कंपेयर किया था जो मीरा बहन थे जो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उस तरीके से। उसके बाद सरोजनी नायडू जी गांधी को 1917 में मिले और सीधा कहाँ जुड़ गए, उनके साथ चंपारण सत्याग्रह में। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी मूवमेंट्स में इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया। इवन जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह था, जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया था, उसके बाद इन्होंने दारसना सत्याग्रह को भी लीड किया था, जिससे कि बाद में ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे एक्सपोज कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा सुशीला नायर, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उषा मेहता, जिन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। उसके बाद सरला देवी चौधरानी, उसके बाद आपका अरुणा आसिफ अली, कनकलता बरुआ, सुचिता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, रमा देवी चौधरी, है ना, मतंगी हजारा और मनु बहन और आभा बहन। अब याद रखना है, ये मनु बहन और आभा बहन वर द टू वुमेन प्रेजेंट व्हेन गांधी वाज शॉट डेड। जब गांधी जी पे गोली चलाई थी तो मनु बहन और आभा बहन वहां पे प्रेजेंट थे। आभा बहन कौन थे? जो उनके शायद ग्रैंड नीस थे या ग्रैंड नेफ्यू थे, उनकी वाइफ थे। तो जब गोडसे जी ने इनको मारा था, तब आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो ऑल दीज विमेन्स आर इंपॉर्टेंट। अगेन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगी पीडीएफ, जोगटा अकेडमी, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं जोगटा अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस बारे में, ठीक है जी। चलिए जी, द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द इंडियंस अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, मुझे याद है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 3 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हालांकि कई जगह 1833 भी मेंशन था, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल वगैरह आ गया था, इंडियंस को इंक्लूड कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में पहली बार क्या किया गया था, 1861 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बढ़ा दिया गया था, और पहली बार ये किया गया था कि थ्रू नॉमिनेशन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी यहां पर इंडियंस की पार्टिसिपेशन को ऐड किया गया था। हालांकि ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना था, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। फिर भी आप यहां पे देखोगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक बनी थी ऑफिशियल और एक थे नॉन ऑफिशियल्स। ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे ये लेस देन 6 से कम नहीं हो सकते थे और 12 से ज्यादा नहीं हो सकते थे, ठीक है। नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12 था। इसमें 3 इंडियंस को ऐड किया गया था पहली बार। इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर कब मिला। तो जो 3 इंडियंस जो नॉमिनेट किए गए थे वो आपके थे ग्वालियर के सर दिनकर राव, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट देखेंगे आप देव नारायण द राजा ऑफ बनारस एंड नरेंद्र सिंह द महाराजा ऑफ पटियाला। तो ये इस कंटेक्स्ट का ये क्वेश्चन था। यहां पर पूरा का पूरा लिखा है कि पहली बार एक लॉ मेकिंग के प्रोसेस में इंडियंस को डाला गया था। हालांकि ये एक कैरेट स्टिक अप्रोच था कि बस इंडियंस को खुश करने के लिए डाला गया था। और ये जितने भी ये 3 इंडियंस थे दे वर रिगार्डेड एज द यस मैन टू द ब्रिटिश। आप देख सकते हो कि सर का टाइटल मिला है। और अगर आप देखेंगे इसके बाद सैयद अहमद खान आएंगे, ठीक है। सो बाय योर 1901 आप देखोगे 45 इंडियंस को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला गया था विच वर सर्व्ड द इंडियन इंटरेस्ट। बट असलियत में क्या था, दे वर ओनली द यस मैन हु सर्व द ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो अब अगली जो वीडियो आएगी हिस्ट्री से रिलेटेड वो आएगी आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को सेम टाइम पे 6 बजे। तो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एलाइड में और एनटी में भी हम सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक सेंस मिल सकती है कि कमीशन किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता आ रहा है और कुछ टॉपिक्स की क्लैरिटी आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है जी। सो आई होप सो आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगेन लास्ट में, अब अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है
प्रॉपर तरीके से, जैसे कुछ हमारे टॉपर्स निकले हैं, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक स्टेप मूव करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगेन आप कॉल कर सकते हैं 8628864475 में रजिस्ट्रेशंस ओपन है, और आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।